तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अपने किसानों को उनसे जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें ताकि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके और वो योजनाओं तक पहुंच सके, यानी उन योजनाओं का लाभ ले सकें। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पूरी जानकारी हो, जागरूकता हो। इसी मकसद के साथ हर बार हम चौपाल चर्चा में अलग अलग विषय लेकर आते हैं। तो आज का विषय क्या है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं वो जुड़ेंगे और आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। आज का हमारा विषय है परंपरागत कृषि विकास योजना और इस योजना के अंतर्गत हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। आपको बता दें कि जैविक खेती जो कि एक तरह से कहें कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, कहीं ना कहीं ज़्यादा अनाज पाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा फसल के लिए हम इसको भूल गए, लेकिन अब इसके महत्व को हम समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक कितना महत्वपूर्ण है। जैविक खेती इसी की एक कड़ी है और हमारे किसान भी इसको समझ रहे हैं क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो बहुत जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक हो चले हैं और इसीलिए जैविक जो उत्पाद है उनकी मांग भी बाजार में बढ़ गई है और किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे कई फायदे हैं, एक तो स्वास्थ्य का फायदा और दूसरा जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है और वो और बेहतर होती है और जो हम रसायन इस्तेमाल करते हैं उसका विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में आज के समय की अगर हम कहें मांग है जैविक खेती तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे इस विषय के बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वीके दुबे, आप कार्यकारी निदेशक हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दुबे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दुबे साहब हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहेंगे और जैविक खेती और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया आपको कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें जैविक खेती को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर दुबे, जैसा कि मैंने कहा कि जैविक खेती हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरीके से ऑर्गेनिक एक बाजार सा भी बन गया है और हम सोच रहे हैं कुछ नई चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये हमारी परंपरा, ये संस्कृति या फिर आदिकाल से हमारे साथ जैविक खेती जुड़ी रही है और आज इसके महत्व को और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। देखिए, समस्या ये है कि हम जीवन को और जमीन को दोनों को कैसे बचाएं। जमीन का स्वास्थ्य भी हमें देखना है और आदमी का स्वास्थ्य भी देखना है और इन्हीं दोनों को स्वास्थ्य को बचाते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा लाभकारी खेती बनानी है। यानी केवल उत्पादन ज्यादा ना हो उसकी तरफ नहीं जाने ना, लेकिन लाभ ज्यादा हो किसानों को, इसका भी ध्यान रखना है जी। पुराने समय में जब पशुपालन हमारा कृषि के साथ एक बहुत बड़ा धंधा था, किसान और खेती और पशुपालन तीनों एक साथ चलते थे, तो उसमें जो हमारी कंपोस्ट खाद होती थी किसानों जो जानवरों का, उसमें लगभग जो 18 तत्व पौधे को चाहिए, फसलों को चाहिए, वो सारे तत्व मिल जाते थे। और ये अभी शोध का विषय बना हुआ है, लगभग 51 यानी 51 न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को आवश्यक होते हैं वो इस कंपोस्ट खाद में मिलते हैं। जी जी। लेकिन चूंकि ज्यादा उत्पादन के और जल आसानी से उत्पादन के लिए हमने क्या किया कि केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो मैग्नीशियम है, इनके लिए हमने केवल डाला नहीं, उसमें खेत में डंप करने लगे, उड़ेलने लगे। बिना वैज्ञानिक तथ्यों को जाने हुए किसान खेतों में उसको डंप करने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारी सॉइल हेल्थ है यानी भूमि का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया, क्योंकि अकेले जो ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट खाद केवल हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देती, यानी तत्व ही नहीं देती, उसके स्वास्थ्य का
जैसे एक कोहिजन होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जमीन के, उनमें जो कोहिजन होता है, सॉइल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, भूमि की संरचना, जी जी। वो इन हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी धीरे धीरे बहुत खराब होती चली जा रही है, और ये हम बंजर और ऊसर की तरफ जा रहे हैं। जी समस्या है इसके साथ ही जो उसके नेगेटिव इफेक्ट है। कभी भी वैज्ञानिकों ने ये नहीं कहा, किसी भी किताब में, मैं भी वैज्ञानिक था, अभी इसमें ट्रेनिंग उसमें आया हूँ, कि पूरी की पूरी खाद आप केमिकल फर्टिलाइजर से दीजिए। ये कहा गया कि कम से कम आधी खाद, आधे जो उर्वरक की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी है, आधे आप कंपोस्ट खाद और ऑर्गेनिक मैन्योर या ग्रीन मैन्योर से दे दीजिए। और फिर भी पूरी नहीं होती तो उसकी आधी जो रिक्वायरमेंट है वो आप केमिकल फर्टिलाइजर से कर। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि एक समावेश रखने की ज़रूरत थी, एक बैलेंस रखने की ज़रूरत थी, शायद वो कहीं हम भूल गए और पूरी तरह से हम रसायनों पर निर्भर होने लगे, और इसका विपरीत असर इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो बंजर ज़मीन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो मिट्टी की संरचना है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ा है, नकारात्मक असर पड़ा है। और होता ये है कि किसानों की एक तो जोत छोटी होती जा रही है और उनके लिए खेती योग्य जो भूमि है वो भी घटती जा रही है। इसीलिए सरकार ने भी इस चीज़ को बहुत महत्व दिया है। सरकार इस बात को समझ रही है कि अगर हमें अपनी भूमि की गुणवत्ता को बचाना है, स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। दुबे साहब, ये बताइए कि जैविक खेती की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनके मन में कई तरह की इसको लेकर आशंकाएं हैं। शुद्ध हर कोई खाना चाहता है, लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं छोटे हैं, मझोले सीमांत किसान हैं, भूमि कम है और उसी से ही उन्हें सब कुछ हासिल करना है। तो ये आशंका रहती है कि जैविक की तरफ चले गए तो उतनी फसल नहीं मिलेगी, उतना उत्पादन नहीं मिलेगा, और छोटे किसान की एक बड़ी समस्या रहती है। तो थोड़ा ये जो एक भ्रांति कहें या फिर आशंका जो है, इसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या रहा है, आप देखिए, बैलेंस फर्टिलाइजर की बात की जाती है कि संतुलित जो न्यूट्रिएंट्स वो दिए जाएं। वो क्या रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन ही ज्यादातर किसान जान रहे हैं। और वो जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा मानी जाती है। जैसे गेहूं का उदाहरण लें तो कहा जाता है 120 किलो नाइट्रोजन दे दीजिए, 100 किलो फास्फोरस दे दीजिए, 80 किलो पोटास दे दीजिए। ये रेशियो बताते हैं, वैज्ञानिक बताएंगे या प्रोफेसर बताएंगे, जो भी बताएंगे। और उसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। होता क्या, किसान की जेब में उतना पैसा नहीं होता। जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो यूरिया डंप करते हैं खेत में, और उससे खाद जो खेत है वो हरा भरा हो जाता है, पौधा एकदम बढ़ती ग्रीन हो जाती है। और लेकिन उसका बैड इफेक्ट ये होता है कि पौधा मुलायम हो जाता है, पल्पी हो जाता है, और उस पर फिर कीट और उसके जो बीमारियां वो अटैक करती हैं। अब उसके लिए वो पेस्टिसाइड उसको डालना पड़ता है। हम किसानों से ये कहते हैं, आप उत्पादन ज्यादा मत दीजिए, पैसा ज्यादा देखिए कि आपकी जो लागत और जो मूल्य आपको मिल रहा है उसमें मूल्य ज्यादा आपको चाहिए, मतलब बचत ज्यादा चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि आप खाद डालते हैं, फिर पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर जो इंसेक्टिसाइड डालते हैं, और जो नेट प्रॉफिट है, नेट जो जिसको हम प्रोडक्टिव लैंड कहते हैं, वो आपका नहीं हो पाया। आप इनको जब आप खाद, फर्टिलाइजर, गोबर की खाद या ग्रीन मैन्योर डालेंगे तो उसमें आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसान अगर कभी पूछे तो मेरा नंबर दे देना, उसमें बैक्टीरिया और कीट और बीमारियां कम आएंगी। तो एक तो पेस्टिसाइड का पैसा बचेगा। दूसरा, आपकी जो धीरे धीरे 1-2 साल आपकी क्रॉप कम होगी, 100% मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके दूसरे उपाय, आपको पैदावार में प्रॉफिट बढ़ाना है ना, प्रॉफिट बढ़ाने के दूसरे उपाय देखिए। आप दूसरे जो आपकी मिक्स क्रॉपिंग है, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए, मिक्स फार्मिंग करिए। उसी छोटे से लैंड में आप कई चीजों का आप प्रयोग करिए, यानी पशुपालन भी करिए, मधुमक्खी भी पालन करिए, सब्जी भी उगाइए, फसल भी उगाइए,
है ना। तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाइए। इसके बाद क्या जाना है, क्योंकि किसानों को आय दूनी करनी है, किसानों की आय बढ़ानी, ये सबकी फोकस है, सरकार हो या हम हो, सब यही चाहते हैं। तो जी जी। उसके बाद जो पैदावार होती है उसका मूल्य कैसे बढ़िया मिले, ब्रांडिंग हो, पैकिंग। मान लो बायो फर्टिलाइजर का पैदा करते हैं आप, एक इसका सर्टिफिकेट मिलता है जो आपका उस पर पैकिंग के सर्टिफिकेट आपको मिलेगा सरकार से। एपीडा है, कई एजेंसी हैं जो आपको। जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से, जैसे कि दुबे साहब आपने कहा कि कई तरह की सुविधाएं हैं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। किसान अकेला नहीं है और हम जानते हैं कि किसान को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बल पर, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से जो फसल है वो उगाता है। लेकिन अगर थोड़ी सहायता मिल जाती है तो एक आत्मविश्वास भी बनता है और यही कोशिश है सरकार की भी। दुबे साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसमें लागत घटती है। किसान को इस चीज़, ये शायद गणित नहीं देख पाता या समझ नहीं पाता है, वही समझने की ज़रूरत भी है। फिलहाल आगे जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि जैविक खेती से कितना उसे और अधिक लाभ हो सकता है, कैसे वो बाज़ार में अपने जो उत्पाद है उसकी ज़्यादा कीमत लगा सकता है, या फिर बाज़ार में पहले ही जैविक जो उत्पाद है उनकी मांग काफ़ी और उनके दाम भी हम देखते हैं कि उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। और साथ ही सरकार इसको लेकर किस तरह से मदद कर रही है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहें चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा, आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। और चौपाल चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और इसके अंतर्गत आने वाली जैविक खेती की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लाभ क्या है, किसान इससे कैसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे इसे अपना सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि किसानों का जो रुझान है वो जैविक खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सरकार के जो प्रयास हैं उसका असर हमें खेतों में देखने को भी मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर वी.के. दुबे जी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, फिर से चर्चा करते हैं। दुबे साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि शायद वो गणित समझने की ज़रूरत है कि जैविक खेती करते हैं तो लागत घटती है, जो कीटनाशक हैं उन वो नहीं उतने डालने पड़ते हैं जो रसायन हमें पहले एक तो उत्पाद बढ़ाने के लिए डालना पड़ता है, और फिर जो बीमारियां हमारे फसलों में लग जाती हैं उनसे बचने के लिए या फिर निजात पाने के लिए हम फिर से रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ रसायन ही रह जाता है हमारे खेतों में। तो ये किस तरीके से हमारे किसान समझे और सरकार इसको कैसे और प्रोत्साहित कर रही है? हाँ, देखिए, सरकार का ये जो बहुत कई योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। सबसे पहले किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी भी क्रॉप्स को जो आप ये जो विदाउट उर्वरक, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर उगाना चाहते हैं, वो क्लस्टर के रूप में
वो तैयार कर चाहती है सरकार कि एक कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें एक क्रॉप ऐसी हो जो विशेष क्रॉप हो, वो क्लस्टर के रूप में पैदा करें और उसकी एक ब्रांडिंग हो और उसका एक लाइसेंस मिल जाए कि ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इसे एफपीओ से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एफपीओ मैं बता रहा हूँ वही है। एफपीओ तो इतना बढ़िया सरकार ने ये किया है और एसएफएसी उसकी एजेंसी मुख्य एजेंसी है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार का के द्वारा ये चलाया जा रहा है। उसमें यानी उत्पादन से लेके प्रोसेसिंग से लेके मार्केटिंग तक का सब काम है। उसमें एफपीओ जो है कोई भी आप काम कर सकते हो। तो क्लस्टर सरकार चाहती है कि जिला लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ऐसे चले कि फसल विशेष फसल के लिए वो क्षेत्र बने और उसमें वही जो है पैदावार हो और उसमें प्रोसेसिंग तक और मार्केटिंग तक की योजना सब वही हो जाए। एफपीओ बनाए और किसान आपस में जुड़े। ये एक ग्रुप एक्टिविटीज है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज नहीं है। 5,000 से लेके 500 से लेके 1,000 किसान कम से कम उसमें जुड़े तो ये बहुत बड़ी एक छोटी सी एक तरीके की इंडस्ट्री वहां पे होगी, ब्रांडिंग होगी और मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया उसमें आपका वो मिलेगा, जिससे आपके जो प्रोड्यूस है अभी तो आपके पूरे किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा एपीडा है वो एक्सपोर्ट में मदद करेगा, वो एसएफएसी है वो आपकी प्लानिंग में गाइडेंस में, एफपीओ को फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गए, कोऑपरेटिव में भी हो सकते हैं, एनजीओ में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होगा। वो तो 10 से ही जाएगा, लेकिन ये कम से कम उसमें 5,000 से लेके 10,000 तक लोग होंगे तो बाइबल एक तरीके की एक वो बहुत बड़ी यूनिट होगी। और बिल्कुल, यानी सरकार की तरफ से जो एफपीओ जो हम किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं और जो टारगेट भी है कि 10,000 ऐसे संगठन बनाने हैं। जी बिल्कुल। और इसे जैविक खेती से जोड़ा जाएगा, कुछ ऐसे जिले बनाए जाए जहां पर सिर्फ एक किसान अगर मान लीजिए जैविक उत्पाद करता भी है, जैविक खेती करता भी है, तो शायद उसे बाजार ढूंढने में समस्या होगी, फिर वही ढाके तीन पात देखने को मिलेगा। इसीलिए शायद इस तरह के जिले बनाए जा रहे हैं जहां पर पूरे का पूरा जिला जो है वो जैविक खेती के लिए जाना जाए या फिर वहाँ पर जैविक खेती ही की जाए और पूरा सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाए कि किसानों को मार्केटिंग के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। अपने जो प्रोसेसिंग है यानी जो और गतिविधियाँ होती हैं इससे जुड़ी हुई वो भी वहीं पर संभव हो सके, ऐसी यूनिट वहाँ पर लगाई जाए जैसा कि दुबे साहब बता रहे हैं। लेकिन दुबे साहब ये बताइए कि अभी मान लीजिए ये तो पूरी स्ट्रेटेजी की बात है, ये पूरी जो संरचना होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो किसान अभी अपने स्तर पर जैविक खेती करना चाहते हैं वो शुरुआत आखिर कहाँ से करें? क्योंकि कहते हैं कि 3 साल तो लग ही जाते हैं अगर आप रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में तो उसे पूरी तरीके से जैविक बनाने में। हाँ, 3 साल तो वो लग जाएंगे। दूसरा एक और मेरा है कि अगर आपके खेत के बगल में कोई रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है तो वो जो नाइट्रोजन वगैरह है वो लीचिंग के द्वारा आपके खेत को आ जाएगी। जब टेस्ट होगा तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी या टेस्ट लेबोरेटरी में वो सही नहीं हुई। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्लस्टर रूप में यानी काफी के क्षेत्र में जो है फार्मर्स इकट्ठे हों और वो सभी के सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अच्छा, 3 साल आपका प्रोडक्शन कम होगा, 1-2 साल में आप फिर लेवल पे आ जाएंगे। चौथे साल से जो नेट प्रॉफिट है वो आपका आने लगेगा और जब आप 5वें 6वें साल में जाएंगे तो आपका जो कंपैरिजन नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा होगा इसकी तुलना में जो आप केमिकल्स डाल रहे हैं जी। और आप घर पे ही किसान अपने वहीं पर बहुत सारी चीजें आपके जो है केंचुए की खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद के बना सकते हैं। यदि उनकी बायोगैस वाली खाद है तो वो बहुत अच्छी होती है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं। 2 दाली फसलें जो जैसे हैं वो कर सकते हैं, दालें जैसे उर्द है, मूंग है, चना है, ये जो जल्दी आने वाली हैं जी। अरे थोड़ी लॉन्ग टाइम की है तो ये भी बीच में इंटर कल्टीवेशन में बोते रहेंगे तो आपका नाइट्रोजन का लेवल जो है सॉइल में काफी हद तक इससे पूरा होता रहेगा। जी तो बिल्कुल।
जी दुबे सर, अब हमें ये बताइए कि देखिए ये तो बात हुई कि इतना समय लग जाता है और सरकार पूरी स्ट्रेटजी बना रही, पूरी योजना है इसकी कि ज़िले के ज़िले जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार किए जाएं, लेकिन जो किसान हमारे अभी से मान लीजिए सब्जियों की बात कर लेते हैं जिसमें जो क्रॉप इतनी लंबी नहीं होती, फसल 30, 35, 40 दिन में आप बाज़ार में ले जा सकते हैं सब्जियों की अगर बात करें, वो ऑर्गेनिक कर सकते हैं। तो अगर हमारे किसान छोटे स्तर से, छोटे किसान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से एक किसान को ही क्या किसी तरह की प्रोत्साहन या फिर किसी तरह की अनुदान या योजना है किसान के लिए जो इसे करना चाहे? ये सारी जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी योजना ये राज्य सरकार के थ्रू चलाई जा रही है। केंद्र से इस तरीके की डायरेक्ट जो है नहीं होगी, जो राज्य सरकार से थ्रू चलाई जाती। तो क्लस्टर के हिसाब से सभी जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनको एक डायरेक्शन दिया जा चुका है, प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग उससे वो मिले तो जो भी सब्सिडी होगी, जो भी उसके लिए सहूलियतें होंगी तो वो जिला स्तर पर जो जिला कृषि अधिकारी होता है उससे वो संपर्क करें। हर जिले के लिए अलग अलग स्कीम्स है, तो वो उनसे जो भी बेनिफिट्स होगा वो उनको सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और अपनी देख रेख में, अपने गाइडेंस में वो उसके काम को करवाएं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया चौपाल चर्चा में एक छोटी से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर दुबे से। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें चौपाल चर्चा के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, खास तौर पर जैविक खेती के बारे में। बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर वीके दुबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले कई सारे जो बातचीत के बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा की है और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुबे, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि मान लीजिए ये तो बात हुई कि पूरे ज़िलों को डेवलप किया जाएगा, और लेकिन कोई एक किसान जो अभी से जैविक खेती अपने स्तर पर कर रहा है या फिर करना चाहता है, उसे भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार साझा रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये बताएं कि शुरुआत अभी से ही करना चाहे किसान तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका अभी से वो ध्यान रखना शुरू कर दे, ताकि आने वाले कुछ समय में उसकी मिट्टी जो है वो शुद्ध हो जाए, केमिकल फ्री हो जाए। हाँ देखिए, सबसे बड़े किसान भाइयों को हमारा ये निवेदन है कि बहुत सारे मार्केट में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड सभी आ चुके हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको नीम के साथ दूसरे जो हमारे पेस्टिसाइड हैं, बायो पेस्टिसाइड, उनका शुरुआत कर दें। बायो फर्टिलाइजर और सीड ट्रीटमेंट भी, जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, सीड ट्रीटमेंट से ही उस बायो फर्टिलाइजर को वहां से शुरू करें, क्योंकि जो हमारे नीचे बैक्टीरिया है, नाइट्रो फिक्सेशन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। तो 3-4 साल में जब ये शुरू यहीं से कर देंगे तो ये 3-4 साल में उनको अपने आप ही धीरे धीरे सॉइल इंप्रूव कर जाएगी। और कार्बन की भी जरूरत सॉइल में होती है। तो सबसे पहले हमारा यही है कि जो भी दलहनी फसलें करें, जैसे उर्द है, मटर है, वो उसकी फली तोड़ करके उसी में वो कल्टीवेशन करके मिट्टी मोल्ड प्लाऊ से यानी दबा दे, तो जिससे कार्बन की मात्रा भी सॉइल में बढ़ जाए
और ह्यूमस जिसको कहते हैं, ह्यूमस उसमें पैदा हो जाए और धीरे धीरे 3 साल में वो उनकी फसल जो होगी उसमें बहुत सारे कम न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे केमिकल के, और उसके बाद जो है वो अपनी ग्रुप में नहीं, अगर मान लो एफपीओ नहीं बना पाते, कोऑपरेटिव नहीं हो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले, किसान ग्रुप बना ले, और वो किसान ग्रुप में अपना करें और एक ब्रांड नेम जरूर दे दें। सेल्फ हेल्प ग्रुप अनरजिस्टर्ड होते हैं, उसका ब्रांड नेम दे दे कि उस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है जो बायो फर्टिलाइजर। जी बिल्कुल। इसके प्रामाणिकता किस तरीके से होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे भी सरकार ने बहुत सारी एजेंसी जिला लेवल पे और वहाँ पर शुरू की है, लेकिन यहाँ पर एपीडा है और एसएफएसी है, अगर एफपीओ है तो उससे वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, और बहुत सारी एजेंसी जो है वो इसके सर्टिफिकेशन का काम कर रही है, और वो आपके इंस्पेक्शन करने आएंगे, और आप कंप्यूटर खोलेंगे जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ की नजदीक वो सर्टिफिकेशन एजेंसी देख लें जो आपके बायो फर्टिलाइजर करेंगे, और वो सर्टिफिकेट दे देंगी, वो उसकी कॉपी लगेगी और आपका ब्रांड नेम होगा, तो वो उसके जो है दिक्कत नहीं होगी आपको मार्केटिंग करने। बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि अगर आप जैविक खेती करते हैं, ऐसे उत्पाद बनाते हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या जिसे हम कहते हैं स्वयं सहायता जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप कुछ लोग इकट्ठे हों और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग ज़रूर करें, और इसके बाद इसका सर्टिफिकेशन ज़रूर करना बेहतर रहता है, ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में बिकें आसानी से और उपभोक्ता को किसी तरह की आशंका ना हो। ये ज़रूरी इसलिए भी ताकि अच्छे दाम भी आपको अपने उत्पादों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे हमसे जुड़ने के लिए, और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए, इतने सरल और सहज तरीके से हमारे किसानों तक बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि जी, इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।